यूपी में पाकिस्तानी मौलवी मचा सकता है आतंक। पाकिस्तान के संपर्क में उत्तर प्रदेश के कट्टरपंथी। उत्तर प्रदेश को कुछ कट्टरपंथी बर्बाद कर देना चाहते हैं। कुछ कट्टरपंथी उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं, जिसका बड़ा खुलासा उत्तर प्रदेश में हुआ है। जिसके बाद योगी की पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन तो ले ही रही है, लेकिन योगी ने एक ऐसा बड़ा फैसला भी लिया जो कट्टरपंथियों के होश उड़ाने वाला है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कई जिलों के ठिकानों पर यूपी एटीएस की इस वक्त छापेमारी कार्रवाई चल रही है। एटीएस की टीम ने बलिया से कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। करीब आधा दर्जन युवकों को हिरासत में लिया गया है। यूपी एटीएस लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पीआईओ के संपर्क में रहने वाले कुछ कट्टरपंथियों की तलाश कर रही है। खबर के मुताबिक पूर्वांचल के कई युवक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में थे। यूपी एटीएस को पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। 3 युवकों को बलिया जिले के अलग अलग जगहों से हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पुलिस की पूछताछ। हिरासत में लिए गए तीनों युवक के पास से पाकिस्तान से संबंधित ईमेल एड्रेस मिले हैं, जिसकी जांच यूपी एटीएस के द्वारा की जा रही है। बलिया जिले के सुखपुरा थाना और अन्य थानों में छापेमार कार्रवाई हुई है। आजमगढ़ मंडल के कई जिलों में यूपी एटीएस की टीम अभी भी छापेमार कार्रवाई कर रही है और कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिनों तक ये छापेमार कार्रवाई चलती रहेगी। आजमगढ़, मऊ और बलिया में यूपी एटीएस कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। देर रात आजमगढ़ में छापेमारी के बाद यूपी एटीएस की टीम बलिया रवाना हुई थी। आजमगढ़ बलिया से कई संदिग्धों से यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। बता दें कि इससे पहले फरीदाबाद से एक हैंडलर को खुफिया एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था, जो अयोध्या का रहने वाला था। अब्दुल रहमान अयोध्या के राम मंदिर पर हमले की साजिश का हिस्सा था। वो फरीदाबाद हैंड ग्रेनेड लेने गया था और फिर उसे अयोध्या वापस आना था। हालांकि इस बीच गुजरात एटीएस की टीम ने उसे पकड़ लिया था। इस दौरान उसने कई बड़े खुलासे किए। उसने बताया कि राम मंदिर पर हैंड ग्रेनेड से हमले की प्लानिंग तैयार की गई थी। अब्दुल रहमान ने बनाई अयोध्या में हमले की साजिश। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की साजिश रचने वाला संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान अब पुलिस की गिरफ्त में है। गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन कर पाली गांव के एक खंडर मकान से अब्दुल को गिरफ्तार किया। आतंकी से पूछताछ के बाद पुलिस सूत्रों ने कई बड़े खुलासे किए। पूछताछ में अब्दुल ने बताया कि वो वीडियो कॉल पर राम मंदिर को उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहा था। इसे अंजाम देने के लिए वो फरीदाबाद में नाम बदलकर रह रहा था। राम मंदिर को हैंड ग्रेनेड हमले से दहलाने की साजिश रचने के आरोप में गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ ने संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात एटीएस को इनपुट था कि एक संदिग्ध आतंकी फरीदाबाद के गांव में मौजूद है। इसके बाद यह पूरी जानकारी गुजरात एटीएस ने हरियाणा एसटीएफ से साझा की और रविवार की सुबह जॉइंट टीम पाली गांव में पहुंची, जिस जगह की उसकी लोकेशन मिल रही थी। अब पूछताछ में संदिग्ध कई राज उगल रहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अब्दुल 10 महीने पहले आईएसआई के इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस यानी आईएसकेपी मॉड्यूल से जुड़ा था। वीडियो कॉल पर ली थी राम मंदिर को दहलाने की ट्रेनिंग। अब्दुल मिल्कीपुर में अपनी दुकान पर ही बैठकर वीडियो कॉल पर ट्रेनिंग लेता था। ट्रेनिंग के दौरान इसे कई टास्क भी दिए जाते थे। राम मंदिर को उड़ाने की साजिश भी वीडियो कॉल पर ही रची गई थी। इतना ही नहीं, अब्दुल रहमान के मोबाइल में कई धार्मिक स्थलों के फोटो और वीडियो मिले हैं। वो 5 दिन पहले ही अपने घर से फरीदाबाद के लिए निकल गया था। घर पर अपने माता पिता को यह कहकर निकला था कि वो दिल्ली मरकज के लिए जा रहा है। साजिश को अंजाम देने के लिए संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान फरीदाबाद में नाम बदलकर रह रहा था। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वो 10वीं तक पढ़ा है और उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर फैजाबाद का रहने वाला है। वो फैजाबाद से ट्रेन के जरिए फरीदाबाद आया था। उसके हैंडलर ने ही फरीदाबाद में रहने के लिए बोला। पुलिस के मुताबिक
अब्दुल फैजाबाद में एक मटन शॉप चलाता था। एसटीएफ कर सकती है बड़ा खुलासा। एसटीएफ अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि अब्दुल रहमान फरीदाबाद में किस किस के संपर्क में था। फरीदाबाद में ही उसे किसी अज्ञात शख्स ने गांव के पास 2 हैंड ग्रेनेड दिए थे। अब्दुल रहमान के पास से यही 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद में डिफ्यूज कर दिया। इन दोनों हैंड ग्रेनेड पर किसी देश या कंपनी का मार्क नहीं है। जांच में खुलासा हुआ है कि रहमान कई कट्टरपंथी जमातों से जुड़ा हुआ था। फिलहाल अब्दुल रहमान को कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है और एसटीएफ आगे आने वाले दिनों में और बड़ा खुलासा कर सकती है। और अब अयोध्या में राम मंदिर को दहलाने मामले में गिरफ्तारी हो रही है और खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्वांचल में कई जगहों पर आतंकी साजिश का खुलासा हो रहा है, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में भी बताया। संभल हिंसा में भी सामने आया पाकिस्तानी कनेक्शन। जहां अयोध्या में कट्टरपंथियों की साजिश देखने को मिली, वहीं अब बलिया और कई जगहों पर पाकिस्तान के साथ संपर्क करने वालों की धरपकड़ हो रही है। तो यहां आपको बता दें कि संभल में भी पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया था। दरअसल संभल में 24 नवंबर की हिंसा के बाद एफएसएल की टीम को जांच के दौरान पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बने कारतूस हिंसा की लोकेशन पर मिले थे, जिसके बाद संभल पुलिस की जांच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाकर आतंकी संगठन ज्वाइन कर चुके संभल के युवकों की भी फाइल खोली गई और जांच में जुटी टीम को यह शक था कि कहीं पाकिस्तान में जाकर आतंकी बन चुके संभल के इन युवकों ने तो संभल हिंसा में इस्तेमाल होने वाले हथियार तो नहीं भेजे। पाकिस्तान में हुई थी संभल हिंसा की प्लानिंग। इसके साथ ही संभल की पुलिस को यह भी शक है कि हिंसा के लिए फंड की सप्लाई भी पाकिस्तान से हुई थी। इसके अलावा संभल पुलिस का मानना है कि इस बात की बहुत प्रबल संभावना है संभल के 24 नवंबर को हुई हिंसा की प्लानिंग में भी पाकिस्तान में बैठे आतंकी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि संभल का रहने वाला शारिक साठा आतंकी दाऊद की गैंग का सदस्य है जो दुबई में रहता है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक शारिक साठा हवाला के लिए भारत में टेरर फंडिंग करता है। साथ ही शारिक साठा पर 50 से ज्यादा मामले भारत के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। संभल पुलिस के मुताबिक इस बात की पूरी संभावना है कि संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में फंडिंग का काम शारिक साठा की तरफ से किया गया है। हरकत उल मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन में ली ट्रेनिंग। खुफिया विभाग की रिपोर्ट में संभल से ताल्लुक रखने वाले जिन 4 आतंकियों के नाम हैं, उसमें सबसे 2 प्रमुख नाम हैं दीपा सराय इलाके का सईद अख्तर और उस्मान हुसैन। खुफिया विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक विभाग को आशंका है कि सईद अख्तर इस वक्त अफगानिस्तान में है और आतंकी संगठन अलकायदा का लड़ाका है। खुफिया विभाग के मुताबिक ये युवक साल 1998 से गायब है। सईद अख्तर की तरह संभल के दीपा सराय से ताल्लुक रखने वाला दूसरे आतंकी उस्मान हुसैन पर खुफिया विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक उस्मान हुसैन ने साल 1999 में पाकिस्तान जाकर हरकत उल मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन में ट्रेनिंग ली थी और 2012 में भारत छोड़ने के बाद यह संभल का आतंकी अलकायदा से जुड़ा हुआ है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक्टिव है। पुलिस के मुताबिक संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में सबसे प्रमुख इलाका संभल का दीपा सराय मोहल्ला था और पाकिस्तानी कारतूस भी इस इलाके से मिले थे। ऐसे में पुलिस जांच कर रही है कि कहीं पाकिस्तानी कारतूस मुहैया करवाने में संभल से संबंध रखने वाले इन आतंकियों का हाथ तो नहीं, और धीरे धीरे यही बातें निकलकर सामने आने लगी हैं। अलकायदा का एक्टिव आतंकी है शर्जिल अख्तर। खुफिया विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक संभल के नखासा का ही रहने वाला शर्जिल अख्तर साल 2012 से भागा हुआ है और शर्जिल अख्तर इस वक्त अलकायदा का एक्टिव आतंकी है। संभल पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 24 नवंबर की हिंसा में नखासा इलाके में भी गोलीबारी हुई थी। ऐसे में पुलिस हिंसा की जांच में गिरफ्तार युवकों से पूछताछ में जानकारी इकट्ठा कर रही है कि कहीं शर्जिल अख्तर का भी तो हाथ हिंसा में नहीं था। सूत्रों के मुताबिक संभल हिंसा की जांच कर रही पुलिस की टीम
कि शक की सुई संभल में इस समय रहने वाले 2 अन्य युवकों मोहम्मद आसिफ और जफर महमूद पर भी है। खुफिया विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक मोहम्मद आसिफ और जफर महमूद को अलकायदा के ऑपरेटिव होने और युवाओं को अलकायदा में भर्ती करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अलकायदा के लिए संभल के युवकों को भर्ती करने और जिहाद के नाम पर उन्हें भड़काने की वजह से ये दोनों युवक 7 साल से ज्यादा की सजा काट चुके हैं। और खुफिया विभाग के मुताबिक मोहम्मद आसिफ 6 मई 2023 और जफर मसूद 9 मई 2023 को रिहा होकर संभल आए थे। इस वक्त ये दोनों युवक संभल के ही नखासा इलाके में रह रहे हैं और खुफिया विभाग इस वक्त इन पर नजर रखे हुए है, पूछताछ की जा रही है। संभल पुलिस के मुताबिक पुलिस को शक है कि संभल के ही हिंसा प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले इन युवक ने भी हिंसा के लिए भीड़ को इकट्ठा करने का काम किया हो सकता है। ऐसे में हिंसा में गिरफ्तार किए गए 72 से ज्यादा युवकों से इस एंगल में भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मामला अयोध्या का हो या बलिया का या फिर संभल का, सभी मामलों में कट्टरपंथी शामिल रहे जिनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है और योगी की पुलिस अब उन्हें एक एक करके जेल में डाल रही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।